अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएसटी मेल जनरल जोन 3 का पेपर जो कि आज 9 जुलाई को मॉर्निंग में कंडक्ट किया गया था, उसका ओरिजिनल पेपर हमें मिल चुका है। तो एग्जैक्ट 45 क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स एंड एग्जैक्ट ऑप्शंस आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं। क्योंकि हमारे पास पेपर की जो पोजीशन थी वो कुछ जगहों पे ब्लर था और कुछ चैनल्स ने अपने लोगोज उसके ऊपर लगा दिए थे, जिसकी वजह से अगर मैं उस पर वीडियो बनाती तो वो क्लियर ना होती। तो आप लोगों के लिए अलग से क्लियरली मैंने एक वीडियो बनाई है, तो चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। वो पेपर जो हमें रिसीव हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में रखी हुई है। So let's start. Question number one was virtually select the correct option. वर्चुअली के लिए मोस्टली कौन सा दूसरा लफ्ज यूज होता है, या हम कहें कि वर्चुअली की मीनिंग क्या है? तो वर्चुअली को हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली या नियरली। तो इन सब में से अगर हम देखें तो नियरली जो होगी वो उसकी करेक्ट मीनिंग हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट हमारे पास था ही फेस्ड प्यूनिटिव मेयर्स। प्यूनिटिव का यहाँ पे मतलब क्या होगा? प्यूनिटिव का मतलब होता है कि पनिशिंग या इंटेंडेड टू पनिश। तो ही फेस्ड प्यूनिटिव मेयर्स मींस उसने जो है वो पनिशमेंट के मेयर्स को फेस किया। तो इंटेंडेड इज पनिशमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। Then change into direct speech. They said that they had never seen such a beautiful place. इसको अगर हम डायरेक्ट में करें तो हेड आपका हैव में हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा they said we have never seen such a beautiful place. तो A is the correct option here. Then next is trail. ट्रेल का opposite word बताना था। ट्रेल का अपोजिट पूछा गया है, तो ट्रेल का जो बेसिकली जो मीनिंग है वो ये होती है कि कोई पाथ या कोई रूट। तो अगर तो हम इन ऑप्शंस को देखें तो इन ऑप्शंस में से कोई भी ट्रेल का अपोजिट वर्ड हमें नहीं मिल रहा। क्योंकि ट्रेल का एक तो मकसद ये होता है कि कोई रूट हो या पाथ हो या ऐसी चीज जिसको हम कोई ट्रैक हो जिसको पीछे छोड़ आए हों। तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा लीड करना किसी चीज को या गो अहेड, या आपका जो होगा रूट का जो है वो अपोजिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो रूट है वो उसका साइनोनाइम है। टिप्टो की तो मीनिंग ही कोई दूसरी होती है कि टोज पे वॉक करना। वेक की भी अगर हम देखें तो वो ट्रैक जो हमने पीछे छोड़ दिया हो, तो ये भी इसका साइनोनाइम है। जबकि स्ट्रीम जो है वो एक फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर होती है। तो इसमें से ट्रेल का कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। तो आई डोंट नो, या तो उस क्वेश्चन में मिस्टेक थी या ऑप्शंस में मिस्टेक थी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज हर टोन बिकेम नोटिसेबली एसर्बिक ड्यूरिंग द डिबेट। डिबेट के दौरान उसकी जो टोन है वो एसर्बिक हो गई। एसर्बिक मीन्स सख्त लहजा हो जाना, तल्ख लहजा हो जाना, शार्प एंड बिटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वाज कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ऑकर्ड इन। मक्का कब फतह हुआ था? मक्का फतह हुआ था 8 हिजरी में, रमजान के महीना में, 8 हिजरी में। तो 8 एच इज द करेक्ट आंसर। देन सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से अगर हम ऑप्शन ए को देखें, इट मे रेन दिस मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है, आपका हो सकता है ये सेंटेंस। इट माइट रेन दिस मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है। इट कुड रेन दिस मॉर्निंग, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर्स, सो डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव नकुश के मुदीर कौन थे? तो नकुश एक जर्नल है जिसके मुदीर एडिटर मोहम्मद तुफैल थे। सो ए मोहम्मद तुफैल इज द करेक्ट आंसर हेयर। ही शोड अवर्जन टू टेकिंग रिस्क। अवर्जन की मीनिंग होती है किसी को डिसलाइक करना, शदीद नफरत या नापसंदीदगी। तो यहाँ पे जो उसकी अवर्जन की मीनिंग है वो है एक्सट्रीम डिसलाइक। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देन द फाइंडिंग वर इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव का मतलब क्या है? जो रिजल्ट्स थे वो इनकन्क्लूसिव थे। इनकन्क्लूसिव मींस के जो क्लियर ना हो, जिनमें सही से कोई डिसीजन ना हो, तो उसको हम इनकन्क्लूसिव कहते हैं। जो नतीजे पे ना पहुंचा हो, गैर हतमी हो, फैसला कुन ना हो, तो उसका करेक्ट आंसर होगा लेकिंग अ क्लियर रिजल्ट। बी इसका करेक्ट ऑप्शन था।
देन नेक्स्ट इज मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक किस विस्तान से था? तो मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक बेसिकली तासुराती तनकीद से था। सो ए तासुराती तनकीद इज द करेक्ट आंसर। देन इन विच सेंटेंस इज द रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग? इनमें से कौन सा रिलेटिव क्लॉज है जो नॉन डिफाइनिंग है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी भी नाउन के बारे में? जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होता है वो कॉमास से सेपरेटेड होता है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो दी ब्रदर कॉमा हु लिव्ड इन कनाडा इज विजिटिंग सून, इसमें हु लिव्ड इन कनाडा आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच टीचर एक्शन एनहांसेस इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग? टीचर का वो कौन सा एक्शन है जो कि कॉन्सेप्ट मैपिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है? तो हमें पता है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग से, क्योंकि डेली हर जोन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग बेसिकली एक ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजी है जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करके उनके बीच रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे उनकी जो लर्निंग है वो एनहांस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कौन सा टीचर का जो एक्शन है वो एनहांस करता है इस टाइप की लर्निंग को, तो इसका आंसर होगा इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू जस्टिफाई लिंक्स बिटवीन कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए जो भी उनके जो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको जस्टिफाई करके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज खाका नगारी में मुमताज अदीब कौन है? तो खाका नगारी में जिनको सबसे मुमताज अदीब माना जाता है वो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। Then next is which sentence uses the optative mood with the verb late? कौन सा सेंटेंस है जिसमें ऑप्टेटिव मोड यूज हो रहा है लेट वर्ब के साथ? तो ऑप्टेटिव, क्योंकि ऑप्टेटिव के भी काफी सारे क्वेश्चंस हर जोन में आ रहे हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या ऑप्टेटिव मोड वो होता है जिसमें किसी को कोई दुआ दी जा रही हो, किसी के लिए कोई विश की जा रही हो। तो अगर तो हम इन सारे सेंटेंसेस में देखें तो लेट देयर बी लाइट, तो यहाँ पे एक विश की जा रही है, एक डिजायर है कि मे देयर बी लाइट, के हो वहां पे लाइट हो। तो बाकी अगर हम देखें लेट्स गो टू द मार्केट, इसमें कोई विश नहीं है, कोई दुआ नहीं है। आई लेट हिम गो यस्टरडे, दे लेट अस नो द न्यूज, इनमें कोई विश, कोई प्रेयर, कोई डिजायर नहीं है। तो लेट देयर बी लाइट आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्टेटिव मोड विद द वर्ब लेट, सो ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹7,000 देन द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज व्हाट? अगर तो किसी की किसी आइटम की जो सेलिंग प्राइस है वो 7,000 है और उस पे 40% डिस्काउंट जो है वो लगा दिया है, तो 40% डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या होगी इसकी? तो अगर तो हम इसका 40% निकालें तो 40% हम कैसे निकालेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7,000, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 2800। इट मीन्स डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा है? 2800 का। तो इनिशियल प्राइस क्या थी? 7,000। 7,000 माइनस 2800, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4200। तो अब डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होगी वो होगी 4200। दूसरे ऑप्शंस, और यहाँ पे ऑप्शन ए था हमारे पास 4500, ऑप्शन बी हमारे पास था 4200, ऑप्शन सी में था हमारा 4400, जबकि ऑप्शन डी में था 4600। ये ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वाज स्टबॉर्न सिलेक्ट नियरेस्ट इन मीनिंग। स्टबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, हठदम या अड़ियल कोई। तो जिद्दी के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो होता है आपका पेट्रीनेशियस। पेट्रीनेशियस का मतलब भी यही होता है कि जो चेंज ना होना चाहे, जो जिद्दी हो अपने एटीट्यूड में। तो बी पेट्रीनेशियस इज द करेक्ट आंसर हियर। देन ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन। अब ड्रिल एंड प्रैक्टिस बेसिकली एक टीचिंग टेक्नोलॉजी है, टीचिंग स्ट्रेटजी है जो यूज की जाती है रिपीटेशन के लिए, याद करने के लिए, मेमोराइजेशन के लिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी को डेवलप करने के लिए, और फ्लुएंसी को बिल्ड, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद फ्लुएंसी को बिल्डअप करने के लिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस यूज होता है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस।
तो ये कब अप्रोप्रिएट होती है? व्हेन लर्नर्स नीड टू डेवलप फ्लुएंसी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जब उनको फ्लुएंसी डेवलप करनी हो तब ड्रिल एंड प्रैक्टिस यूज होता है। सो ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था आपका। देन द डेलीगेट्स blank for nearly 8 hours without interruption finally demanded a recess। अब the delegates जो है डिबेट कर रहे थे तकरीबन 8 घंटों से। तो अब यहाँ पे जो होगा, जो करेक्ट जो आपका वर्ड यूज होगा वो होगा हैविंग डिबेटेड। The delegates, having debated for nearly 8 hours without interruption, finally demanded a recess. So B is the correct option. Then next is the solution proved ineffectual। Ineffectual का मतलब, ineffectual means कोई चीज जो ineffective हो, useless हो, not effective हो। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका not effective। C correct option था। Then choose the most appropriate prepositional phrase to fill the gap। Blank repeated warnings, the clerk continued to submit incomplete reports। काफी सारी वार्निंग्स के बावजूद क्लर्क जो है वो इनकम्प्लीट रिपोर्ट सबमिट करवाना कंटिन्यू करता रहा। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होगा वो होगा इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स द क्लर्क कंटिन्यू टू सबमिट इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स। तो डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, काफी कैंडिडेट्स को लगता है कि डिस्पाइट ऑफ होगा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ हम यूज नहीं करते, यहाँ पे in spite of use होगा। Then next is identify the dangling modifier and connect it। Having finished the report, the meeting was called। अब डेंगलिंग मॉडिफायर तब होता है जब आपका जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो वो जो है करेक्ट सब्जेक्ट को क्लियरली मॉडिफाई ना करे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन बी, हैविंग फिनिश्ड द रिपोर्ट वी कॉल्ड द मीटिंग, इसमें आपका जो है वो डेंगलिंग मॉडिफायर आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट इज सारे जहां से अच्छा, किस नज़म का मिसरा है? तो सारे जहां से अच्छा बेसिकली जो अल्लामा इकबाल ने बुक लिखी थी 1904 में, तराना हिंदी, तो उसकी ये उसमें से ये नज़म ली गई है। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। Shows a correctly placed adverbial modifier। She nearly ate all the cake, she ate nearly all the cake, she ate all nearly the cake, nearly she ate all the cake। अब यहाँ पे जो सेंटेंस का मकसद है वो ये है कि उसने ऑलमोस्ट केक खा लिया था। तो उसके लिए जो करेक्ट एडवर्बियल मॉडिफायर जो यूज हुआ हुआ है वो ऑप्शन ए में है। शी नियरली एट ऑल द केक, शी ऑलमोस्ट एट ऑल द केक। सो ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। Then next is 25 डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और इसका अगर हम यूनिट देखें, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर इज ए, स्पीड। देन नेक्स्ट इज what is the volume of a cube whose surface area is 294? हमारे पास एक क्यूब है, उसका सरफेस एरिया 294 है, तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा? तो वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू उसकी जो भी साइड्स हैं उसका क्यूब, ए क्यूब। तो उसके लिए हमें हमें ए नहीं मिला हुआ, हमें वी फाइंड आउट करना है, हमें सरफेस एरिया मिला हुआ है। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है बेसिकली वो इक्वल्स टू होता है 6a² के बराबर होता है। तो हमें जो क्यूब का मिला हुआ है सरफेस एरिया वो क्या है? 294। इट मीन्स 6a² इज इक्वल्स टू 294। अब यहाँ से अगर हम जो है 6 को उस साइड लेकर आए तो a² इज इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाय 6। आंसर आ जाएगा हमारे पास 49। हमें a² की वैल्यू मिल गई क्या? 49। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का अंडर रूट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 49 का अंडर रूट आपको 7 मिल जाएगा। a की वैल्यू मिल गई हमें, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है a क्यूब, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 343। सो डी 343 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट इज व्हाट डू द रेमिटेंस मीन्स? रेमिटेंस का मतलब होता है वो पैसा जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो बेचते हैं।
मनी सेंट बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन था। देन नेक्स्ट इज चूज द पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर समवन हैड बीन वाचिंग द मूवी। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सेंटेंस में हैड बीन दिया, सेंटेंस ऑलरेडी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसके लिए जो इसकी कन्वर्जन होगी वो हो जाएगा समवन, जस्ट वेट अ मिनट, समवन हैड बीन वॉचिंग द मूवी। तो इसका जो करेक्ट आपका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा द मूवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड। द मूवी हैड बीन बीइंग वॉच्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, तो इसकी कन्वर्जन ये होगी। तो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज आग का दरिया बुक है, इसका बुनियादी मौजू क्या है? तो आग का दरिया कल पूछा गया था कि इसका ऑथर कौन है, तो वह कुरतुलैन हैदर है, और इसका जो बुनियादी मौजू था वो था बरसगीर की तहजीबी तारीख। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज टू बीट अबाउट द बुश ईडियम है, इसका मतलब क्या है? टू बीट अबाउट द बुश मीन्स बात को घुमा फिरा के बोलना, सीधी बात ना करना, असल बात से मुकर जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी प्रिवेल्ड ब्लैंक देम टू हेल्प अस। अब जब भी आपके पास जो है किसी को कन्विंस करना होता है, किसी को किसी काम को करने के लिए कन्विंस करना होता है, तो उसके लिए प्रिवेल के साथ अपॉन लगता है। तो वी प्रिवेल्ड अपॉन देम टू हेल्प अस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपॉन। Then next is identify the subordinating conjunction in this sentence. She stayed calm. She stayed calm even blank the situation was dire. सिचुएशन मुश्किल थी, उसके बावजूद वो काम रही। तो यहाँ पे even के बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा था, even था the situation was dire. Then next is which sentence correctly uses the subjunctive in a fixed phrase. अब यहाँ पे जो बेसिकली सब्जंक्टिव मूड जो होता है उसमें कोई भी दुआ दी जाती है, कोई भी विश की जाती है, या कोई भी होप होती है, तो उनमें बेसिकली जो वर्ब होता है वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में बेस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब हेल्प रहेगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, गॉड हेल्प अस ऑल। Then his confidence was precarious at best. उसका confidence was precarious. Precarious means unstable, uncertain, risky, not secure. तो इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा A, unstable. Then select the relationship which is a mismatch. अब ये भी थोड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अगर तो हम प्योरली इंग्लिश की बेसिस पे देखें तो आपका जो है इसमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। जैसे सपोज करें हमारे पास गोट एंड मटन। अब हमारे पास जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें गोट के मीट को मटन कहा जाता है, हालांकि इन प्योर इंग्लिश अगर आप देखें तो उसमें शीप के मीट को मटन कहा जाता है। बाकी अगर हम काफ को देखें तो काफ के मटन को व्हील कहा जाता है, काओ के जो मीट को बीफ कहा जाता है, और जबकि शीप का ये जो इसके साथ मीट नहीं दिया हुआ, शीप के साथ आपको क्या दिया हुआ है? मेल शीप दिया हुआ है। तो अगर तो हम देखें कि ऑप्शन ए में भी एक एनिमल है, एक मीट है, ऑप्शन बी में भी एक एनिमल है, एक उसका मीट है, ऑप्शन सी में भी एक एनिमल है, एक मीट है, जबकि ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में एक एनिमल है, दूसरा उसका मेल एनिमल है। तो ये बेसिकली जो डी ऑप्शन है ये जो है वो इनसे जो है वो मिसमैच हो रहा है। तो ऑप्शन डी आई थिंक यहाँ पे करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ ही हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो इसका जो करेक्ट पैसिव होगा वो होगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। The work had been completed by him before the deadline. A इसका correct option हो जाएगा। Then change into direct speech. They said that they were going to leave soon. They were है यहाँ पे, तो direct में आपका are आ जाएगा। तो they said we are going to leave soon आपका correct answer हो जाएगा। Then next is the chairman remained deeply committed blank implementing comprehensive institutional reforms. अब यहाँ पे आपका जो करेक्ट प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा टू। द चेयरमैन रिमेंड, क्योंकि कमिटमेंट के साथ हमेशा टू लगता है। द चेयरमैन रिमेंड डीपली कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो बी टू आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
Then next is which scholar is famous for the tafsir Mafatihil Ghaib? मफातिल गैब को जो है तफसीरुल कबीर भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज तफसीर अल कबीर। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखी थी। तो अल राज़ी बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट डू वी कॉल द स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल? सेल्स के जो स्टोरेज सैक्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, जो वाटर को, फूड मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, उनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। So vacuole B is the correct option here. Then next is change into direct speech, direct, indirect, active, passive voice के काफी सारे क्वेश्चंस डेली के जोन्स में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर तो आप लोग तैयारी कर रहे हो अपने एग्जाम्स की, तो आपको इन चीज़ों पे बिल्कुल ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके काफी सारे क्वेश्चंस बेसिकली आ रहे हैं आपके। तो ये अगला क्वेश्चन भी हमारे पास नरेशन का है। He said that the train had already left. तो इसका जो करेक्ट आपका डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा ही सेड द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then next is Pakistan hosted Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government meeting in पाकिस्तान ने जो SCO Council of Heads of Government meeting होस्ट की थी, वो की थी अक्टूबर 2024 में। सो सी 2024 इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा ये भी आप लोगों के पास अक्सर क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान SCO का मेंबर कब बना था? तो वो 2017 में बना था। और इसने जो फर्स्ट टाइम जो होस्ट किया था वो 2024 में होस्ट किया था। और एससीओ खुद कब स्टेब्लिश हुआ था? ये 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आ सकती हैं। देन नेक्स्ट इज which sentence uses commas correctly to avoid misreading of coordinate adjectives? जब भी दो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो अगर तो उन सारे ऑप्शंस को हम देखें तो ब्राइट एंड सनी ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो इट वाज अ ब्राइट कॉमा सनी डे, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज द 18th अमेंडमेंट इन पाकिस्तान वाज पास्ड इन। 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 2010 में हुई थी। सी इज द करेक्ट आंसर। देन 45th एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पंक्चुएशन का था। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस कोटेशन मार्क्स विथ पंक्चुएशन? तो इसमें अगर हम देखें शी कॉल्ड इट अ ब्रिलियंट आइडिया, फर्क सिर्फ आपका लास्ट में है कि यहाँ पे फुल स्टॉप आपका जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाद में आ रहा है। यहाँ पे आपका फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ रहा है। यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा है, बाहर फुल स्टॉप है। यहाँ पे सिर्फ कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। तो क्या होता है, जो करेक्ट होता है उसमें इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपका फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। सॉरी, आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब फुल स्टॉप लगा हुआ होता है तो वो करेक्ट होता है। सो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फुल स्टॉप होगा, वो आपकी करेक्ट पंक्चुएशन होगी। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।